नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास का कक्षा 8 का अध्याय 4 का डिस्कशन करेंगे, जो भारत के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख सकते हैं कि भारत के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो आज इसी से अध्याय 4 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। तो अध्याय 4 का जो है कि नाम क्या है? आदिवासी, दिकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। अध्याय 4 का नाम क्या है? आदिवासी, दिकू और एक स्वर्णवर्ग की कल्पना। ठीक है, तो आज ये अध्याय 4 जो है कि कक्षा 8 की पुस्तक का है। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में जो है कि गाँवों में घूमते देखा गया। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1873 में, 1875 में, 1895 में और 1890 में। तो कब देखा गया? तो 1895 में देखा गया। कब देखा गया? 1895 में, 1895 में। अब इसका डिस्कशन जो है कि NCERT बुक के पेज नंबर 38 पर दिया गया है। इतिहास कक्षा 8 के NCERT बुक के पेज नंबर 8 में जो है कि इसका डिस्कशन दिया गया है 38 में, कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को भी कई गुना बढ़ा देता था। ऐसा जो है कि वहाँ के लोगों का जो है कि मानना था। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब असत्य कथन को जो है कि ढूंढना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि लोग कहते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियों दूर कर सकता था और अनाज की छोटी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। तो ये स्टेटमेंट जो है कि सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि बिरसा ने खुद ऐलान किया कि उसने भगवान ने लोगों को रक्षा करने और दिकियों की गुलामी से आज़ादी करने के लिए भेजा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि बिरसा मुंडा जो है कि खुद बोले थे कि हम जो है कि हमको जो है कि लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है कि भेजे हैं और दिकियों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। तो ये भी जो है कि ये भी कथन जो है कि सही है। चौथा कथन है कि अंग्रेज को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो बहुत ज़्यादा जो है कि परेशानी नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है कि क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हमको क्या खोजना था कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है? तो केवल 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि निम्न में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में हुआ था? तो मुंडा परिवार में। किस परिवार में? मुंडा परिवार में। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा का जन्म जो है कि किस परिवार में? एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। मुंडा क्या है? एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता था। यानी मुंडा जनजाति कहाँ पर रहता था? छोटा नागपुर में। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। यानी बिरसा मुंडा को जो है कि समर्थन में दूसरे आदिवासी जिसका नाम था संथाल और उराव, ये भी जो है कि बिरसा मुंडा को समर्थन देते थे हर कुछ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4। इसमें कह रहा है निम्न में से झूम खेती के अन्य किस नाम से जानते थे? तो झूम खेती को किस नाम से जानते थे? तो घुमंतू खेती। घुमंतू खेती यानी झूम खेती में क्या होता है कि आज जो है कि एक जगह खेती कर लिया, एक साल फिर जो है कि वहाँ पर दूसरा बार भी कर लिया, तीसरा बार जब जो है कि वो अनुपजाऊ हो गया मिट्टी, तब जो है कि वहाँ के भूमि को छोड़ करके दूसरे भूमि पर जा करके जो है कि खेती करता है, उसी को ही झूम खेती कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। झूम खेती किसको कहा जाता है? घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे
छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से झूम खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला है कथन कि घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि सत्य है कि घुमंतू जो किसान है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली इलाकों में जो है कि रहता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि झूम खेती अधिकांशतः जंगलों में बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी। नहीं, बड़े बड़े भूखंडों पर नहीं की जाती थी, छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। तो ये कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन है कि घुमंतू किसान खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेतों में बिखेर देते थे। हाँ, ऐसा जो है ऐसा ही झूम खेती में मतलब किया जाता है। तो ये भी कथन जो है कि सत्य है। चौथा कथन है कि झूम खेती में एक बार फसल काटने के बाद दूसरी जगह चले जाते थे जहां से उन्हें फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी, यानी पड़ी रहती थी। तो ये भी कथन जो है कि सही है कि एक जगह खेती कर लिया फिर दूसरा जगह जो है कि चल गया। तो मतलब जो है कि इसमें हमको सत्य खोजना था। तो पहला, तीसरा, चौथा कथन जो है कि सत्य है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं, पहले इसको जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। किस पर? जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से काट देते थे। जमीन पर लगी उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुए राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय, यानी वो खेतों के बीज जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेतों में क्या कर देता था? बिखेर देता था। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी उसे काट कर दूसरे जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्हें अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से जो है कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते हैं। कहाँ? घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक कटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह के से घुमंतू खेती कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कह रहा है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको परती कहते हैं। क्या कहते हैं? परती। ठीक है। इसका डिस्कशन में दिया है कि महुआ क्या है? तो महुआ जो है एक फूल जिसे खाया जाता था या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिकारी और संग्राहक के बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है? कौन सा कथन इसमें सही खोजना है? किसके संदर्भ में? शिकारी और संग्राहक के बारे में। तो पहला कथन है कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीविकापार्जन करते थे। तो ये जो है कि उस समय के अनुसार जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि क्या है कि सही है। जो शिकारी होता था, शिकारी वो जो है कि अधिकांशतः पशुओं को जो है कि शिकार करके और फिर वन से भी कुछ उत्पाद मिलता था उसको इकट्ठा करके अपना जीविकापार्जन जो है कि करता था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा कथन है कि इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। तो ये भी जो है कि कथन सही है कि जो भी आदिवासी समूह के लोग हैं वो टोलियां बनाकर कहीं भी जा करके कोई भी जानवर का, पक्षी का शिकार करते थे, फिर बाद में जो है कि आपस में वो बांट लेते थे। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि ये लोग जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के तेल का उपयोग करते थे। तो ये भी कथन जो है कि सही है। तो हमको खोजना था कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 3 सही है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। निम्न में से खोंड समुदाय किस
राज्य में रहते थे। तो खोंड समुदाय है कि कहाँ पर रहते थे? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। खोंड समुदाय कहाँ रहते थे? उड़ीसा राज्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसका रहा है कि निम्न में से किस राज्य के लावारिया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे? तो किस राज्य के? तो आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के? आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस राज्य के लावारिया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे? तो आंध्र प्रदेश के। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 40 में जो है कि दिया गया है कि वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर के यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावारिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरेरिये थे और कश्मीर के बकरवाले बकरियां पालते थे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि पंजाब के पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हैं वो गुज्जर कहलाते थे, और वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावारिया आदि समुदाय जो है कि गाय भैंस के झुंड पालते थे। और कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग जो है के लोग गरेरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल जो है कि बकरियां पालते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें जो है कि मिलान करना है कि गद्दी जो है कि कहाँ के, मतलब जो है कि क्या आदमी को बोला गया था समुदाय को गद्दी? तो हिमाचल प्रदेश। गद्दी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश। खोंड जो है कि कहाँ के थे? तो खोंड जो है कि उड़ीसा। खोंड कहाँ के? उड़ीसा। और बकरवाल कहाँ के थे? तो बकरवाल जो है कि कहाँ गया? बकरवाल। तो बकरवाल जो है कि आंध्र प्रदेश। बकरवाल आंध्र प्रदेश। बकरवाल जो है कि था कहाँ का? कश्मीर का। बकरवाल जो है कि कश्मीर का। बकरवाल कहाँ का? कश्मीर का। बकरवाल जो है कि कहाँ का? कश्मीर का। और लवारिया जो है कि कहाँ का था? ये आंध्र प्रदेश का था। लवारिया आंध्र प्रदेश का। लवारिया आंध्र प्रदेश का। देखिए फिर से देखिए, कह रहा है कि गद्दी कहाँ का था? तो गद्दी जो है, गद्दी कहाँ का? तो गद्दी हो गया, गद्दी को मिलान करना है किससे? हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश। खोंड उड़ीसा। खोंड कहाँ? उड़ीसा। और बकरवाल कहाँ? कश्मीर। बकरवाल कश्मीर। और लवारिया आंध्र प्रदेश। लवारिया आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 40 में जो है कि दिया गया है। ठीक है, कह रहा है वे चरवाहे थे मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर के यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर। पंजाब के पहाड़ों में गुज्जर, यानी गुज्जर कहाँ के रहने वाले को कहा गया? तो पंजाब। आंध्र प्रदेश के लावारिया, यानी लावारिया कहाँ के समुदाय को कहा गया? तो आंध्र प्रदेश के समुदाय गाय भैंस को झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग क्या होते थे? गरेरिया। कश्मीर के बकरवाल पहाड़ी बकरियां पालते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेगाओं के बारे में सही कथन का चयन करें। बेगाओं के बारे में सही कथन का जो है कि चुनना है, यानी राइट स्टेटमेंट को जो है कि ढूंढना है। ठीक है, तो पहला है कि बेगा जनजाति औरों के लिए काम करने से कतराते थे। तो ये जो है कि कथन सत्य है कि बेगा जनजाति जो है कि दूसरे के लिए काम करने से कतराता था। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की ही उपज पर जिंदा रह सकती थी। तो ये भी जो है कि कथन सही है। तीसरा कथन है कि मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो ये भी जो है कि कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा रह सकती थी, और मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन थे? तो बेवर्ड। कौन थे? बेवर्ड। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द है, यानी मध्य प्रदेश में जो भी घुमंतू खेती करता है उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं? बेवर। क्या यूज करते हैं? बेवर करते हैं। क्या करते हैं? बेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13।
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थितियों को संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन है कि आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई। तो ये कथन जो है कि सही है कि आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक बना रहा, लेकिन उसका जो शासन करने की शक्ति था वो छीन लिया गया। दूसरा कथन है कि आदिवासी मुखियाओं का अंग्रेज के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था और उन्हें नजराना देना पड़ता था। तो ये भी जो है कि कथन सत्य है। तीसरा है कि अंग्रेज के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी, वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम को खुद बनाते थे। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमको सत्य कथन ढूंढना था, तो सभी सत्य है, यानी आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से घुमंतु काश्तकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी सत्य कथन को जो है कि चुनना है। तो पहला कथन है, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होती थी। किससे? घुमंतु काश्तकारों से परेशानी होती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन है कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करें, क्योंकि अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। तो ये भी कथन जो है कि सत्य है। तीसरा कथन है कि झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज की कोशिश कामयाब रही नहीं, कामयाब जो है कि नहीं रही। तो ये कथन जो है कि गलत है। तो हमारा आंसर जो है कि सत्य ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सत्य है। ठीक है, अब चलिए जो है कि इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो ये वहाँ भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्हें ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने को अंग्रेज की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। यहाँ जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता है, बल्कि हलों की मदद से खेती करना वाले झूम मतलब कि होता था। ठीक है, यानी झूम की खेती होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 15 के बारे में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन को जो है कि ढूंढना है। तो पहला कथन है कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। तो ये कथन जो है कि सत्य है कि अंग्रेज जो है कि क्या कि सारे जंगलों पर नियंत्रण कर लिया और जो भी जंगल था उसको राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। आरक्षित वन में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो नहीं, ऐसा जो है कि नहीं है इजाज़त, मतलब कुछ जगह था भी, कुछ जगह नहीं भी था। तो ये जो है कि कथन क्या है कि गलत है। तीसरा है कि इस वन कानून के कारण झूम काश्तकारों को रोजगार और काम के लिए मजबूरन एक जगह पर रहना पड़ा। हाँ, तो ये जो है कि रहना पड़ा, ये कथन सत्य है। तो हमको असत्य कथन ढूंढना था, तो केवल क्या हो जाएगा? 3 जो है असत्य है। अब डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा अंग्रेज ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों से आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसीलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाका में जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से असम में वन सत्याग्रह किसने किया। तो वन सत्याग्रह जो है कि किसने किया? तो संग्राम संगमा किया। कौन किया? संग्राम संगमा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संग्राम संगमा के द्वारा। ठीक है, अब चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकारी गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
इसमें करा है कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। 17 में करा है कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सत्य है कि निम्नलिखित जनजातियों के व्यापार की समस्या पर चर्चा करें, यानी व्यापार जनजाति का व्यापार का क्या समस्या था उसके बारे में जो है कथन दिया है। इसमें ढूंढना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला है कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। तो ये सही बात है कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम का यूरोपीय के बाजार में जो है कि बहुत बड़ा डिमांड था। दूसरा कथन है कि रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्ज देते थे और कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। तो ऐसा भी ये भी जो है कि सही है। तीसरा कथन है जनजातियों को 1000 कृमि कोषों के 3-4 रुपये मिलते थे और इसके बदले उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। तो ये भी कथन जो है कि सही है। चौथा है कि निर्यातकों और बिचौलियों के बीच कड़ी का काम करने वाले रेशम उत्पादों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो ऐसा नहीं था, तो ये गलत है। तो हमको चुनना था कि कौन सा कूट प्रयोग सही कथन का प्रयोग करें, तो कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये है। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया है कि वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। कौन सा जनजाति, संथाल। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर देते थे, उन्हें कृषि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा गया था। निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। किसको, जो रेशम उत्पादन करना था उसको जो है कि बहुत कम फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें निम्न से कहा है कि जनजातियों का कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। 1831-32 में। कहा 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। यानी कोल विद्रोह जो है कि 1831-32 में हुआ था और संथाल विद्रोह जो है कि 1855-56 में हुआ था। ठीक है। फिर कह रहा है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। कहेगा मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में। कब, 1940 में। और बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में। बिरसा जिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि निम्न में से मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो अभी पढ़े हैं बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में। 1910 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें जो है कि मिलान करना है। क्या करना है, इसमें मिलान करना है 20 में कि निम्नलिखित सूची 1 और 2 का जो है कि मिलान करें। ठीक है। कह रहा है कि कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था कब, 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। ठीक है। वर्ली विद्रोह कब हुआ था, तो वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में महाराष्ट्र में। ठीक है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में। बस्तर विद्रोह 1910 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के बारे में असत कथन पर विचार करना है। यानी बिरसा मुंडा के बारे में जो है कि गलत कथन क्या दिया गया है। तो पहला कथन है बिरसा ने अपने समर्थकों को दिकुओं और उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। तो हाँ, ये कथन जो है कि सत्य है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसे ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदार दोनों का विरोध किया। तो ये भी कथन सत्य है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। तो ऐसा नहीं था, ये गलत जो है गलत है। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। तो ये कथन सत्य है। तो हमारा असत कथन ढूंढना था। तो असत कथन क्या हो गया, सी। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं।
डिस्कशन दिया हुआ है कि अपनी किशोरा अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और गाँव को साफ रखें और डाइन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया और वह उन्हें बाहर का मानते थे और जो मुंडा जीवन शैली को क्या करते थे, नष्ट करते थे। ठीक है। अंग्रेज को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। क्या था? बहुत ज़्यादा परेशानी था। ठीक है। और यह आंदोलन मिशनरियों, महाजन, हिंदू, भूस्वामी और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उसके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों, जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। और सफ़ेद झंडा बिरसा राज का क्या था? प्रतीक था। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो इस प्रकार कक्षा 8 का अध्याय 4 का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए।